जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर्वप्रथम सभी दर्शकों, हितैषियों को हमारे देश के सनातन के महान पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान श्री गणेश जी से, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी से प्रार्थना है सभी को संसाधन मुहैया कराएं एवं सभी को सुख संपदा प्रदान करें। जितने भी सनातनी हैं सारे संसार में सभी खुशहाल रहें। इन्हीं मनोकामना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं आज की चर्चा में। आज की चर्चा में हम करने जा रहे हैं, अभी जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपस में भिड़ रहे हैं कई राज्यों में, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उस पर हमारा यह भी कहना है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री विवाद पर उड़ीसा एक आदर्श मॉडल अर्थात एक जुगलबंदी उड़ीसा ने दिखाई है। किस तरह से गवर्न किया जाता है राज्य को, किस तरह से सरकार चलाई जाती है और कैसे मुख्यमंत्री और राज्यपाल में संपर्क अच्छे होने चाहिए, उसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण, अनुकरणीय उदाहरण उड़ीसा ने भारत के सामने पेश किया है। उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है, दरअसल पंजाब, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये जो 4 स्टेट ऐसे हैं, चारों राज्यों में नॉन बीजेपी, नॉन एनडीए की सरकारें हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तमिलनाडु में डीएमके अलायंस की सरकार है, केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार है जिसमें सीपीएम लीडर है, और तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है, तेलंगाना राष्ट्र समिति की के चंद्रशेखर राव की सरकार है। इन चारों राज्यों के राज्यपाल हैं, पंजाब के हैं बनवारीलाल पुरोहित, तमिलनाडु के हैं आर.एन. रवि, केरल के हैं आरिफ मोहम्मद खान और तेलंगाना की हैं सोंदरा राजन। ये महिला राज्यपाल हैं। इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इन चारों राज्यों के राज्यपालों के साथ में आपस में टकराहट बीच बीच में सुनाई पड़ती है, टकराहट होती दिखाई दे रही है। इसका एक्चुअली देखा जाए तो अच्छा, ये चारों के चारों का मामला पहुंचा हुआ सुप्रीम कोर्ट में। क्या क्या है इनके ऊपर आरोप? इनकी राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यपाल महोदयों के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए हैं। जैसे पंजाब के चीफ मिनिस्टर मान ने अपने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित पर आरोप लगाए हैं कि ये हमारे विधानसभा में पारित प्रस्तावों को अपनी संस्तुष्टि अपने रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, दस्तखत नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमारे संविधान की व्यवस्था ये है कि विधानसभा में प्रस्ताव जो पारित होगा उसको गवर्नर के पास भेजा जाएगा, तत्पश्चात गवर्नर उस पर दस्तखत देंगे, उसके बाद ही वो गैजेट नोटिफिकेशन होगा एवं तत्पश्चात वो कानून का शक्ल धारण करेगा। ये हमारे देश में संविधान के प्रदत्त कानून की व्यवस्था है। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि वहां पर जो इसी साल जून में जो अधिवेशन 2 दिवसीय अधिवेशन पंजाब विधानसभा का बुलाया गया था, उसमें कुछ प्रस्ताव पारित हुए हैं जिसको वहां के जो राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित उसमें रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, दस्तखत नहीं दे रहे। राज्यपाल महोदय के खिलाफ पंजाब सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट में और पंजाब सरकार के खिलाफ, पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ राज्यपाल का बोलना यह है कि पंजाब विधानसभा का अधिवेशन भी जो है बुलाया जाना वो भी अगणतांत्रिक, असंवैधानिक है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना बाकी है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आ गई है, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा थोड़ी देर बाद। इसी तरह आर.एन. रवि जो तमिलनाडु के गवर्नर है, वहां पर एम.के. स्टालिन डीएमके के मुख्यमंत्री हैं और उनमें आपस में बनती नहीं है और हमेशा कुछ न कुछ विषय को लेकर वाद विवाद चलता रहता है। उसी टाइप के वो वहां भी सालों साल डीएमके सरकार ने जो विधानसभा में जो बिल पारित करवाए हैं कानून की शक्ल देने के लिए, तो वहां पर आर.एन. रवि ने उन सबको पेंडिंग करके रखा है, दस्तखत नहीं दिया। तीसरी बात केरल की है। केरल में आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है
और वहाँ पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर है, तो उनके अंदर भी ऐसी टाइप का विवाद है। और वहाँ पर वो भी बोल रहे हैं कि 2 साल से सीपीएम की सरकार के जो बिल पास हुए हैं केरल विधानसभा में, वहाँ के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो उन्होंने स्वीकृति नहीं दी है, दस्तखत नहीं दिया। तो मामला पहुंचा केरल के हाईकोर्ट में। केरल के हाईकोर्ट ने वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पक्ष में फैसला दिया है। तत्पश्चात केरल सरकार अपने ही राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मामले को लेकर कि हम लोग देखिए काम करने के लिए आए हैं, जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए आए हैं, हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और राज्यपाल हमें काम करने का अवसर प्रदान नहीं कर रहे हैं, हमें हमारे काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसी तरह की बातें भी तेलंगाना में सुंदरराजन जो है, वहाँ की जो गवर्नर है, लेडी गवर्नर, उनके खिलाफ भी टीआरएस गवर्नमेंट की इसी तरह की शिकायत है। और वो ये चारों सरकारें पहुंची हुई हैं समय समय पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई है और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग अभी चल रहा है। 3 जजों के बेंच में, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, उनके बेंच में ये मामला पहुंचा है। तो डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कल एक टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर महीनों तक, सालों तक अगर गवर्नर राज्य विधानसभा में पारित प्रस्तावों को, अगर रिकमेंडेशन को अगर दस्तखत नहीं करते हैं, स्वीकृति नहीं देते हैं, तो ये बहुत बड़ा कानूनी गड़बड़ मामला है। और ये मतलब एक ऐसा मामला है, उन्होंने इतनी सख्त टिप्पणी की है कि आग से खेलने जैसा है। मतलब सीधा बात यह कि राज्यपाल जो है वो एक चुनी हुई सरकार के द्वारा पारित हुए विधानसभा के प्रस्ताव को वो निर्दिष्ट काल, इनडेफिनेट, रोक नहीं सकते और रोकना गैर कानूनी है। ऐसी भाव से ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल टिप्पणी की है इस मामले पर। फिर आगे तो सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी, क्या क्या होगा, क्या जजमेंट आएगा, वो पीछे की बात है। इन सारी बातों के मद्देनजर मैं उड़ीसा की बात कहने जा रहा हूं। उड़ीसा में आज जो सरकार है, नवीन पटनायक की जो सरकार है, ये 2000 के मार्च 5 से सरकार कार्यरत है और अभी इसके 24वां साल चल रहा है। 2023 मार्च चला गया और अभी इसका 24वां साल चल रहा है। इसी 24वें साल में कम से कम भी 5-6 राज्यपाल आए और गए। और उस बीच में यहां पर जितने भी राज्यपाल आए हैं, सबके साथ बहुत अच्छे से अच्छा संबंध हमारे जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर नवीन पटनायक के, अच्छा से अच्छा संबंध सबके साथ रहा है। उसमें केंद्र में उस समय कांग्रेस की भी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तत्पश्चात एनडीए की आई, तत्पश्चात एनडीए की गई, फिर यूपीए की आई, फिर अभी एनडीए की आई। 3-4 बार केंद्र में सरकारें बदलती गई, 5-6 बार 7 बार राज्यपाल बदलते गए। लेकिन उड़ीसा ने दिखाया इस मामले में एक बहुत बड़ा अच्छा अनुकरणीय उदाहरण कि कहीं कोई पिछले 23-24 सालों में एक बार भी मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अपने राज्य के राज्यपाल से उनकी कोई भी बात पर तीखी नोक झोंक या बहसबाजी हुई है या पब्लिक बयानबाजी हुई है। ना तो राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री के नाम पर कोई बयानबाजी दी है, ना मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के बारे में कोई बयानबाजी दी है। अब इसी से आप देखिए, अब ये लोग का क्या आरोप है, ये जो चारों सरकारें जो पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में, इनका ये आरोप है कि चूंकि हम बीजेपी विरोधी सरकार हैं, बीजेपी पार्टी की विरोधी सरकार है और बीजेपी जो है केंद्र के द्वारा भेजे गए राज्यपाल से हमको नियंत्रण करना चाहती है और हम लोग चूंकि विरोधी दल की सरकार चला रहे हैं वहां पर अपने राज्य में, इसलिए हमको हैरान परेशान किया जा रहा है। वही बात अगर हम लोग देखें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में भी तो नवीन पटनायक ना तो एनडीए में है, किसी कोई ग्रुप में नहीं है, किसी भी कोलिशन में नहीं है। तो ये बात उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने तो आज तक ये बात बोली नहीं कि भैया हमें परेशान किया जा रहा है राज्यपाल महोदय के द्वारा। या राज्यपाल महोदय ने भी कभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। बहुत बढ़िया से बढ़िया उदाहरण यहाँ पर भारत में एक आदर्श उदाहरण उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने दिखाया है, उड़ीसा के राज्यपालों ने भी दिखाया है। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, परसों अभी तो दिवाली का सीजन चल रहा है और हमारे नए गवर्नर आए हैं जो पहले झारखंड के मुख्यमंत्री थे,
अभी पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास, वो अभी अभी आए हैं, पिछले सप्ताह ही आए हैं वो। तो उन्होंने परसों शिष्टाचार के नाते मुख्यमंत्री आवास, जिसको यहाँ पर उड़ीसा में बोला जाता है नवीन निवास, तो नवीन पटनायक के नाम से ही नवीन पटनायक के पिताजी ने, बीजू पटनायक ने, उस आवास का नाम दिया नवीन निवास। तो परसों जो नए राज्यपाल जो आए हैं रघुवर दास, उन्होंने दिवाली के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री आवास पर विजिट किया। तो उसके ऊपर अभी राजनीति उड़ीसा में खूब जोर शोर से गर्मा गर्म हो गई है कि क्या है कि जो यहाँ पर बीजू जनता दल है, जो शासक पार्टी है, वो बोलती है ठीक है, शिष्टाचार के नाते राज्यपाल ने उचित समझा और उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री आवास पर दिवाली के उपलक्ष्य में जाके भेंट की। वही ये तो बात माने बीजू जनता दल बोली है, उसी टाइप की बात यहाँ पर भाजपा भी बोली है, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस ने इसका घोर विरोध किया है। कांग्रेस बोली है कि राज्यपाल को अपने पद मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, स्वाधीनता बरकरार रखना चाहिए। राज्यपाल को क्या जरूरत थी वहां पर मुख्यमंत्री आवास पर जाने की? इसमें कोई जरूरत नहीं थी। राज्यपाल का पद राज्य में संवैधानिक हिसाब से सबसे सर्वोच्च पद होता है, वहां पर मुख्यमंत्री आवास पर राज्यपाल को जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो जो गए हैं गैर जरूरी गए हैं, एकदम गलत काम किए, अशिष्टाचार काम किए। इस तरह की टीका टिप्पणी यहाँ के स्थानीय कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल का जो विजिट हुआ है नवीन निवास पर, उसके ऊपर उन्होंने की है। मतलब यहाँ देखिए, सारे भारत में तो उल्टी गंगा बह रही है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को आपस में मतलब संपर्क में कड़वाहट है, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल ने सारी शिष्टाचार, सारे प्रोटोकॉल तोड़कर मुख्यमंत्री आवास पर वो गए हैं, सारे प्रोटोकॉल तोड़कर वहां पर गए और उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। अभी मैं आपको इसी संबंध में एक और उदाहरण बताऊं। मैं मतलब 1973 की बात बताता हूं। उड़ीसा में उस समय बीडी जाटी, बासप्पा दनप्पा जट्टी, वो थे कर्नाटक के, एवं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। यहाँ उड़ीसा के उस समय गवर्नर थे 1973 में, और केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उस समय यहाँ पर नंदिनी सतपथी जो मुख्यमंत्री थी, नंदिनी सतपथी को उस समय यहाँ पर उनके मतलब कांग्रेस में भी 2-3 ग्रुप हो गए थे और कांग्रेस के काफी विधायक बागी हो गए थे, और उन्होंने लिखकर राजभवन में लिख कर दिया था कि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं नंदिनी पर, अविश्वास व्यक्त करते हैं, और नंदिनी की सरकार उस समय माइनॉरिटी में आ गई थी। मेरे को अच्छी तरह से याद है 1973 की फरवरी, शायद जनवरी या फरवरी की शायद बात है, शिवरात्रि था उस दिन। तो ये लोग जाकर डॉक्टर हरे कृष्ण महताब, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी 2 बार 3 बार रहे हुए हैं, बीजू पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री 2 बार रहे हुए हैं, उनके नेतृत्व में बीडी जाटी के पास उड़ीसा के जो कांग्रेस के बागी विधायक प्लस उनके दलों के विधायक, वो लोग भी सब जाके मिले, एवं उन्होंने हवाला दिया। बीडी जाटी ने थोड़ा आनाकानी की सुनने की, क्योंकि वो तो इंदिरा गांधी के इशारे पे ही नाच रहे थे। तब उन्होंने आनाकानी जब की और बोले कि मैं आज शिवरात्रि है, मैं आज व्रत रखा हूं और आप लोगों से आज नहीं मिल सकता, मतलब उन्होंने टालने की कोशिश की। तत्पश्चात उन्होंने मिला भी, शायद उसी दिन या उसके दूसरे दिन मिले होंगे। एवं यहाँ पर बीजू पटनायक और डॉक्टर हरे कृष्ण महताब ने उनको जो ज्ञापन दिया एमएलए लोगों का, तब उनकी एक टिप्पणी है उस समय, क्योंकि अभी जो हमारे देश में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून जो हमारे देश में लागू हुआ है, वो एक दरअसल राजीव गांधी के जमाने में आया था 1984 के पश्चात पार्लियामेंट में, और मैं बात कर रहा हूँ 1973 की, 1973 की। उस समय दल बदल विरोधी कानून हमारे देश में लागू नहीं था। तो वो डॉक्टर हरे कृष्ण महताब एवं बीजू पटनायक ने जो ज्ञापन सौंपा गवर्नर को कि हमारे पक्ष में मेजोरिटी है उड़ीसा विधानसभा के सदस्यों की, तो उस समय जो वार्तालाप उनकी हुई, तो उसमें किसी ने कहा होगा कि आप प्लीज हरी अप, अदरवाइज आयाराम उड़ भी गयाराम। मुझे सारी बातें अभी भी याद है। अदरवाइज आयाराम उड़ भी गयाराम, मतलब जो लोग विधायक आए हैं वो टूट के फिर वापस भी जा सकते। इस तरह की टिप्पणी मुख्य ये जो गवर्नर उस समय थे बीडी जाटी, उन्होंने की थी। कहाँ की? मामला पहुंचा था उनको, तो ये लोग आमंत्रण दिए नहीं। डॉक्टर हरे कृष्ण महताब, बीजू पटनायक के नेतृत्व में जो टीम गई थी,
बिल्कुल भी गवर्नर बीडी जाट्टी ने इनको निमंत्रण दिया नहीं सरकार बनाने के लिए, एवं रिकमेंडेशन कर दिए प्रेसिडेंट रूल स्थापन करने के लिए। और इंदिरा गांधी तो बैठी ही थी ये सब करने के लिए, और उन्होंने 356 धारा के तहत उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन जारी कर दिया, लागू कर दिया। इंदिरा गांधी के जमाने में तो हमारे देश में कई बार मैं सोचता हूँ, शायद कांग्रेस के जमाने में और इंदिरा गांधी के सब जमाने में अगर हम लोग मिलकर बात करें तो 50, 60, 70 बार 356 धारा के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को विभिन्न समय में तोड़ा गया है और राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। उसमें उस समय का एक उदाहरण भी है उड़ीसा का 1973 का। तत्पश्चात डॉक्टर हरिकृष्ण महताब और बिजू पटनायक, उन्होंने उड़ीसा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया एवं केस चला कई महीने तक उड़ीसा हाईकोर्ट में। मैं उस समय जस्ट मैट्रिक एग्जाम दिया था और रिजल्ट आया नहीं था, कॉलेज में जाने वाला था। मैं बराबर उड़ीसा हाईकोर्ट में हियरिंग सुनने के लिए जाता था, मेरे घर के पास ही उड़ीसा हाईकोर्ट है। तो मैं बराबर इनकी दोनों की जो माने उड़ीसा गवर्नर तो रिप्रेजेंट कर रहे थे उड़ीसा गवर्नमेंट को, एवं बिजू पटनायक और डॉक्टर हरिकृष्ण महताब अपनी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। दोनों का बहुत जबरदस्त आर्गुमेंट हुआ, बहुत सारी बातें दोनों पक्ष में बोली गई, लेकिन लास्ट में फैसला उड़ीसा गवर्नर के पक्ष में ही गया, अर्थात बिजू पटनायक और डॉक्टर हरिकृष्ण महताब केस हार गए। इसके बाद इंदिरा गांधी ने बीडी जट्टी को पुरस्कार स्वरूप उड़ीसा के गवर्नर से सीधा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट किया, एवं वही बीडी जाट्टी बाद में एक बार भारत के राष्ट्रपति भी, केयरटेकर राष्ट्रपति भी बने। जब फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, अचानक उनकी मौत हो गई, तो उस समय केयरटेकर प्रेसिडेंट भी थे बीडी जाट्टी। मतलब जो आदमी जिसने कांग्रेस का समर्थन किया एवं इंदिरा गांधी का समर्थन किया, यहाँ से उड़ीसा के गवर्नर से सीधा उपराष्ट्रपति के हिसाब से वो प्रमोट हुए, तत्पश्चात उनके तकदीर में भी था, ऐसा भी बोल सकते हैं। और वो कुछ महीने वहां पर राष्ट्रपति का पदभार भी ग्रहण किए केयरटेकर प्रेसिडेंट के हिसाब से। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को दिवाली की अनेक शुभकामनाएं एक बार फिर से।